लेट द लेसन बी द मिशन। संस्कार के महायज्ञ की इस महायात्रा का आज का ये मिशन हम सभी के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमारा इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है कि यदि उनसे लेसन सीखकर मिशन तैयार किया गया होता तो आज चीन में ये चर्चा हो रही होती कि भारत उसकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। 1857 की क्रांति के समय यदि भारत आजाद हो गया होता, यदि ये क्रांति का मिशन सब तक पहुंच गया होता, और आज के समय में भी बहुत से ऐसे घटनाक्रम हैं जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन की यात्रा में श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों का कंठस्थीकरण गीता विशारद की उपाधि से अलंकृत भाई श्री संजय जी मालपानी, जिनके पास लेसन्स का खजाना है, जिनके पास असीम ज्ञान का भंडार है, जिनकी वाणी का ओज ऊर्जा से ओतप्रोत है, बिना विलंब किए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर संजय जी मालपानी को इन पंक्तियों के साथ कि हौसला अपना बुलंद कर लो, हौसला अपना बुलंद कर लो, साहस व हिम्मत को संग कर लो, निर्भय होकर आत्मविश्वास से बढ़ो, संयम व धैर्य से सफलता की सीढ़ी चढ़ो। जब कभी कर्तव्य के मार्ग पर विपत्ति व विघ्न तुम्हें सताएंगे, जब कभी हारकर या विवश होकर निराशा के बादल छा जाएंगे, हार ना मानने का जज्बा तुम्हें उठाएगा और तुम्हारा अड़िग हौसला तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आखिरकार देखना, तुम्हारे आगे धरती हिल जाएगी और आसमान झुक जाएगा। जो अपने पक्के इरादों के आगे मुसीबत के घुटने टिका जाएगा, वही सुदृढ़ मनोबल वाला जिंदगी की जंग जीत जाएगा। हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। तो आमंत्रित करती हूँ संजय भैया मालपानी को। नमस्ते। मुझे बहुत खुशी है कि हेमा फाउंडेशन के इस उपक्रम के आरंभ में अगस्त महीने से हम लोग अपने अपने विद्यालयों में हेमा वर्चूज का आरंभ कर रहे हैं और अलग अलग विषयों को लेकर हम बच्चों तक पहुंचने वाले हैं। इसके आरंभ में आप सभी शिक्षाविदों से, शिक्षकों से, शिक्षण संस्थाओं के संचालकों से कुछ बातचीत करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए। और श्रद्धेय बापूजी श्री पद्मश्री रामेश्वर लाल जी काबरा, मेरे स्नेही भाई महेंद्र जी काबरा, आज के विशेष अतिथि श्री प्रदीप जी बाहेती, डॉक्टर बलवंत सिंह जी, डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल, डॉक्टर नीता महात्रया, सभी गणमान्य लोग, और इस सबको कोऑर्डिनेट करने वाली हमारी अनिता जी माहेश्वरी, आप सबको मेरा सादर वंदन। ऐसा कहते हैं बचपन में मुझे ये गाना अपने विद्यालय में सिखाया गया था और ये गाना बड़ा सुंदर था। गाना ये था कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तब तो सारे असेंबली में खड़े होकर गाना बोल लेते थे, इसका इतना मतलब पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जैसे जैसे समझ में आने लगा वैसे वैसे ये पता चला कि विद्यालय में केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए हम लोग जाते हैं। और वो जमाना भी ऐसा था कि जहां पे ऊंची इमारतें नहीं थी विद्यालयों की इमारतें बहुत बौनी थी, लेकिन शिक्षक इतनी ऊंचाई वाले थे और इतनी गहराई वाले भी थे कि हर एक बच्चे का नाम वो शिक्षक जानते थे। कई बार ऐसा हुआ कि शिक्षक यदि कोई बात कर दे, एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि एक शिक्षक ने मुझे मार दिया। कुछ गलती की थी मैंने, तो उन्होंने आवाज निकाल दी कान के नीचे। जब मैंने घर पे आकर ये बात कही कि ऐसे फलाने शिक्षक ने मेरे कान के पीछे आवाज निकाली, तो मेरे पिताजी ने दूसरे कान के पीछे आवाज निकाल दी बिना कुछ पूछे, क्योंकि उनको इतना भरोसा था उस शिक्षक के ऊपर
कि उन्होंने यदि मारा है तो वो बेवजह नहीं मार सकते, तेरी बहुत बड़ी गलती हुई है तभी तुझे मारा है। ऐसी ऊंचाई वाले इस विश्वास को संपादन करने वाले शिक्षक मुझे प्राप्त हुए। बहुत छोटा विद्यालय था, लेकिन आज जब मैं सोचता हूं तो प्रतीत होता है कि वो बहुत बड़ा विद्यालय था। और जब मैंने यहां पर एक विद्यालय आरंभ किया ध्रुव ग्लोबल स्कूल नाम से, तो मैंने सोचा कि मेरे भी विद्यालय की ऊंचाई उसी प्रकार की होगी जैसे मैं जिन विद्यालयों में सीखा वहां पर थी। तो क्या बदलाव था, क्या फर्क था? फर्क यही था कि वहां हम लोग केवल सीखने के लिए, टेक्स्ट बुक सीखने के लिए नहीं जाते थे, हम लोग वहां जिंदगी सीखने के लिए जाते थे। और हो सकता है कभी कभी ऐसा भी मौका आया कि हमारी टीचर ने कोई क्लासरूम में आने के पश्चात वहां पर आकर जो सिलेबस उन्हें पढ़ाना था वो सब बाजू में रख दिया, क्योंकि आते आते रास्ते में उसने किसी बच्चे को देखा था, वो कुछ खेलते खेलते किसी को चोट पहुंचा के आया था। तो उस दिन उसका सिलेबस बाजू को रखकर दूसरों को चोट पहुंचाने में हमारी क्या हानि होती है, इसकी कहानी में सारा लेक्चर चला गया। उन शिक्षकों को कोई ये नहीं पूछता था कि आपने आज अपना करिकुलम क्यों नहीं पूरा किया, क्योंकि करिकुलम से ज्यादा अहमियत उस चरित्र निर्माण की होती थी, और यहां पर वो शिक्षकों की बड़ी अहम भूमिका होती थी। आज हम लोगों को कई प्रकार की चौखटों ने बांध दिया। आज हम लोग अपने बच्चों को उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते, उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन यदि हमने आज का करिकुलम पूरा नहीं किया तो पूछने वाले तुरंत खड़े हो जाते, क्योंकि सारा ईआरपी सिस्टम खड़ा हो गया। उसमें एंट्री करनी पड़ती है कि आज इतना पूरा किया। पहले ये सब नहीं होता था, सिस्टम एक ही होती थी, यदि बच्चा गलती कर दे कुछ तो उसको उसी दिन सुधारना है, बाद में नहीं। लेकिन ऐसे माहौल में क्या किया जा सकता है, इसका जब चिंतन आरंभ हुआ तब गीता परिवार ये संस्था, जिसके स्वयं महेंद्र भाई कोषाध्यक्ष है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, और आज 21 राज्यों में ये संस्था काम करती है, उनके साथ में मिलकर ये चिंतन हुआ और इसका सारा दायित्व हेमा फाउंडेशन पर डाला गया। हेमा फाउंडेशन ये रामरत्ना ग्रुप की ऐसी इकाई, रामरत्ना ग्रुप की जानकारी आप सभी लोगों को है। हम लोग टीवी पे आरआर काबिल नाम का एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बड़ी प्यारी एडवर्टाइजमेंट है, केबल नहीं बोलते, काबिल बोलते हैं। और वो जो केबल्स है वो बत्ती जला देती है, लाइट्स ऑन कर देती है, और हमारा जो कमरा है उसको प्रकाशमान कर देती है। लेकिन हेमा फाउंडेशन ये उसी आरआर केबल की एक सहयोग, एक संस्था जो कि परोपकारी इकाई है, एक सीएसआर करने वाली एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके माध्यम से अंतर्मन प्रकाशित करने वाले कार्यक्रमों का आरंभ हो गया। और गत 3-3.5 वर्षों से मैं इससे निरंतर जुड़ा हुआ हूं। उनकी फिल्में लाता हूं, यहां पे दिखाता हूं, बच्चों से वार्तालाप स्वयं करता हूं, और उससे क्या कुछ होता है ये जो मैंने अनुभव किया, तब मुझे ये प्रतीत हुआ कि हेमा फाउंडेशन का हर एक लेसन ये मिशन बन जाता है, दिखाने वाले का भी और देखने वाले का भी। आपने यदि ये फिल्में नहीं देखी होगी तो आपको समय निकालकर पहले ये फिल्में देखनी होगी। परोपकार की फिल्म जब देखते हैं ना तो वास्तव में आंखों में आंसू उमड़ आते हैं कि वो एक छोटी बच्ची, अगरबत्ती बेचने आया हुआ एक लड़का, उस लड़के को भूख लगी है ये समझकर उसको एक प्याला दूध दे देती है। और फिर 15 साल बाद उसी लड़की का जब हार्ट ऑपरेशन करना पड़ता है तो यही अगरबत्ती बेचने वाला बच्चा, डॉक्टर उसी अस्पताल का, वो उस बच्ची को बचा लेता है और बिल की जगह वो एक नोट भेजता है कि इस ऑपरेशन का जो फीस था वो 1 गिलास दूध ने पहले ही चुका दिया था। ये जब चिट्ठी उसके माता पिता पढ़ते हैं जो असहाय है, इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, तब उनकी जो भावनाएं हैं वो सारी भावनाएं हमारे मन में जग जाती है और निश्चित रूप से बच्चों के भी मन में जग जाती है। एक तरफ हम लोग बच्चों की बुद्धिमत्ता के विकसन पर लगे हुए हैं। मेरा एक सवाल है सभी शिक्षाविदों से कि वास्तव में हम लोग एक व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, विद्यालय में व्यक्तित्व का निर्माण हो यह अपेक्षा है,
तो व्यक्तित्व के क्या क्या पहलू है? तो सीधी सी बात है, व्यक्तित्व के पहलू है कि मैं अच्छा सोच सकूं, तो मेरे बुद्धि का संवर्धन होना चाहिए। दूसरा पहलू है मैं अच्छा बोल सकूं, तो मेरे जिह्वा पर कुछ संस्कार होने चाहिए। तीसरा पहलू है कि मैं सशक्त रहूं, मेरे शरीर पर कुछ संस्कार हो। चौथा पहलू है कि मेरा मन भी उतना ही सशक्त और निर्मल हो। पांचवा पहलू है कि मेरी आत्मा भी उतनी निर्मल हो। लेकिन ये जो अलग अलग पहलू है व्यक्तित्व के, उस व्यक्तित्व के पहलू में हम लोग केवल बुद्धिमत्ता के विकसन पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि करिकुलम डिजाइन करने वाले और टाइम टेबल सेट करने वाले लोग प्रतिदिन खेल का पीरियड क्यों नहीं रखते? क्योंकि जितने मेरे मस्तिष्क का विकास महत्वपूर्ण है, उससे कई गुना ज्यादा मेरे शरीर का विकास महत्वपूर्ण है। पिछले 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की, एक पेरेंट मुझे फोन करते हैं कि मेरा बच्चा 10th हो गया, उसको 94% आया है, क्या आपके विद्यालय में उसकी जेडबलई की तैयारी करवाएंगे आप? उसको आईआईटी में जाने की इच्छा है। तो मैंने कहा ये तैयारी तो हम करवाते हैं, लेकिन मैं आज ये नहीं कह सकता कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। तो उसने कहा नहीं नहीं साहब, हमको तो उसे आईआईटी भेजना है। तो मैंने कहा उसको आप ले आइए, मुझे मिलाइए, मैं उससे बात करूंगा, उसके बाद हम निर्णय करेंगे इसका करना क्या है। क्योंकि बिना मिले किसी बच्चे को एडमिशन देना केवल उसके मार्क देखकर, ये मुझे जमता नहीं। क्योंकि हमारे जो मार्कशीट है, वो मार्कशीट एक बच्चे का पूरा व्यक्तित्व नहीं बताते। तो मैंने उनसे कहा कि कल जरूर आना और बच्चे को लेकर आना। हॉस्टल में रखना था उस बच्चे को, बाहर गांव से आने वाले थे। अगले दिन मुझे फोन आया, मैंने उनको अंदर बुलाया, तो वो केवल अकेले अंदर आए। जब वो अकेले अंदर आए तो मुझे जरा आश्चर्य हुआ। मैंने उनको कहा था कि बच्चे को लेकर आना। मैंने उनसे पूछा कि आप अकेले क्यों आए? मैंने आपसे कहा था कि आप बच्चे को लेकर आना। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि बच्चा तो मैं ही हूं, पिताजी टॉयलेट गए, आ रहे। मैं देखता रह गया, क्योंकि जो व्यक्तिमत्व मेरे सामने दिख रहा था वो कम से कम 110 किलो का था। 110 किलो का वेट जब बच्चा 10वीं पास करके 11वीं में जा रहा है उस समय, तो मैं अचंभित रहा। जैसे ही उसके पिताजी अंदर आए, उन्होंने फिर वही सवाल किया कि आईआईटी चला जाएगा? मैंने कहा साहब आईआईटी जाएगा कि नहीं इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं कि 2 साल यदि ये बच्चा मेरे पास रहता है तो इसका कम से कम 30 किलो वजन में कम कर दूंगा, इसको 80 किलो तक ले आऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा हो सकता है आईआईटी हो जाए, आपका बच्चा बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाए, लेकिन क्या आप चाहते 35वें वर्ष में उसको हार्ट अटैक आए? पहले जिस तरीके का इसका वजन आज हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि इसका एचडीएल लेवल आपने चेक किया है कभी? इसका कोलेस्ट्रॉल चेक किया है? आप आज ही इसको चेक करना और कल मुझे रिपोर्ट आप व्हाट्सएप पर जरूर भेजना। उन्होंने किया भी वैसा। उसका एचडीएल लेवल इतना हाई था कि डॉक्टर ने उनको वहां बताया कि इसको मेडिकेशन पे लेना चाहिए। उनका मुझे फोन आया, मैंने कहा मेडिकेशन पर तुरंत मत लीजिए, मैं 3 महीने का मुझे समय दीजिए, 3 महीने के अंदर अंदर इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैं नॉर्मल को लाके दिखाता हूं। बच्चा आईआईटी हो जाएगा, लेकिन 35वें वर्ष में उसको यदि हार्ट अटैक आता है, एक स्टेन लगाना पड़ता है, तो क्या हम ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं? हम चाहते हैं एक सशक्त पीढ़ी का निर्माण, हम चाहते हैं एक सुदृढ़ पीढ़ी का निर्माण। शिक्षा का यह लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए उस बच्चे को 2 साल तक हमने उस पर काम किया। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो पहले 3 महीने में नॉर्मल पे आया, लेकिन उसका 28 किलो वजन कम हुआ। केवल प्राणायाम, योगासन और डाइट के माध्यम से हमने ये किया। सवाल यह है कि शरीर के विकास के लिए हम हफ्ते में केवल 2 पीरियड दे रहे हैं और मूल्य शिक्षा के लिए हफ्ते में 1 पीरियड, जिस पर मन का संस्कार करना है, जो कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, तन, मन और धन। धन का मतलब केवल पैसा नहीं, धन का मतलब होता है गुणवत्ता। तो अपना शरीर, अपनी गुणवत्ता यानी बुद्धिमत्ता हो या मेरे अंदर जो भी कला हो, वो सारी कलाएं धन में आती है, और मन। लेकिन इन तीनों में यदि महत्वपूर्ण कुछ क्या है ये पूछा जाए तो उसका उत्तर होता है मन, क्योंकि मन से मनुष्य शब्द निर्माण हुआ। मन से मनुष्य शब्द निर्माण हुआ, तो मन सबसे महत्वपूर्ण है। और मन पर संस्कार करने के लिए हमारे करिकुलम में हफ्ते में 1 पीरियड अलॉट किया गया।
हम क्या कर रहे हैं? आत्मा के विकास का तो चर्चा भी नहीं करते हम लोग। स्पिरिचुअल कोई बात करने लग जाए तो हम कहते हैं कि ना ना इसमें धार्मिकता आ जाएगी। एक तरफ जब भरत पूछता है वशिष्ठ मुनि से कि मेरा भाई वनवास भेज दिया गया, मेरे पिताजी गुजर गए, दशरथ की मृत्यु हुई है और देह वहीं पड़ा है और उसका अंत्येष्टि करना बाकी है, तब भरत सवाल करता है वशिष्ठ मुनि से कि ऐसे समय पर मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे समय पर धर्म की व्याख्या क्या है, ये मुझे बताइए। और वशिष्ठ मुनि उस बड़ी दुखद अवस्था में, क्योंकि वहां का माहौल सारा बड़ा दुखद है, भरत विलाप कर रहा है और ऐसी विलाप की स्थिति में यह प्रश्न पूछ रहा है भरत कि धर्म की व्याख्या कीजिए। ऐसे में बोले तो क्या बोले, ऐसे समय पे बहुत बड़ी व्याख्या देने का कोई मतलब नहीं होता। तब वशिष्ठ मुनि जवाब देते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, राम ये विग्रहवान धर्म है, धर्म का यदि कोई विग्रह है तो वो राम है। और हमने धर्म की व्याख्या को बदल दिया, हमने धर्म को मजहब में पलट दिया, जबकि पूरी की पूरी भगवत गीता धर्म का जो अर्थ बताती है वो केवल कर्तव्य से ही बताती है। फिर वो विद्यार्थी धर्म, वो शिक्षक धर्म, वो राष्ट्र धर्म, वो पिता धर्म, वो पुत्र धर्म या पति धर्म, पत्नी धर्म, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। और रामो विग्रहवान धर्म, इसका मतलब यह हुआ कि यदि कर्तव्यों का कोई विग्रह है तो वो राम है। फिर पिताजी की आज्ञा का पालन करना, माता के सामने नतमस्तक हो जाना, एक वचनी रहना, एक पत्नीव्रता रहना, इस प्रकार के ढेरों गुण। फिर वो पराक्रम हो, वो धृति हो, वो अभय हो, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम, ये सारी दैवी गुण संपदाएं जो कि गीता में वर्णित की गई, ये सारी की सारी दैवी गुण संपदाएं विग्रहवान राम में हम लोगों को मिलती है। और मुझे बहुत खुशी है आज कि आज ऐसे मौके पर हम लोग सब मिल रहे हैं कि आज फिर एक बार रामलला की वहां प्रतिष्ठा होगी और केवल वो मंदिर नहीं रहेगा, वो मानवता का मंदिर बनेगा, पराक्रम का मंदिर बनेगा, चरित्र निर्माण का मंदिर बनेगा। ये अपेक्षा है राम मंदिर से। और हमारे प्रधानमंत्री ने आज ये बिल्कुल घोषित कर दिया कि इस स्थली पर यह काम होना चाहिए, चरित्र निर्माण का काम होना चाहिए। केवल हाथ में कोदंडधारी राम की मूर्ति की पूजा करते रहना यह हमारा उद्देश्य नहीं। उस राम के गुण हमारे अंदर क्या आएंगे ये चिंतन करना। ये चिंतन कैसे होगा? मेरा एक सीधा सा सवाल है। मेरे यहां सारे बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट लाते हैं और उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो मैंने ढूंढ के निकाला है वो ये है कि बच्चों की बुद्धि जब तक हम स्थिर नहीं करते तब तक बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते। और बच्चों की बुद्धि को स्थिर करना इसका मतलब क्या है कि बच्चे के मन में क्रोध ना हो, बच्चे के मन में भय ना हो। यदि मैं भयग्रस्त हूं तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। यदि मेरे मन में क्रोध है तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। यदि आप आपके विद्यालयों के बच्चों से अच्छे मार्क्स 10th के और 12th के बोर्ड्स में चाहते हो तो सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि उनकी बुद्धि को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, उनकी बुद्धि को स्थिरमती करना पड़ेगा। अर्जुन पूछता है यह सवाल कृष्ण को दूसरे अध्याय में और अर्जुन कहता है कि मुझे बताइए कि यह कैसे संभव होगा, यह कैसे कर सकते हैं, बुद्धि को प्रतिष्ठित करने का मार्ग क्या है? और भगवान कहते हैं यदा संहरति चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने सारे 6 इंद्रियों पर, अब ये 6 इंद्रियां आई कहां से? तो 5 तो पंचेंद्रिया सभी जानते हैं और भगवत गीता कहती है कि मन ये 6ठा इंद्रिय है, मन षष्ठानींद्रियाणि, मन 6ठा इंद्रिय है। ये 6 इंद्रियों को जब तक हम अपने काबू में नहीं लाते तब तक भय, क्रोध, ये सारे विचार हमारे मन से बाहर नहीं निकल सकते। और जैसे ही ये निकलेंगे वैसे ही हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस इंडेक्स ये ऊपर उठता जाता है, which I have tried since last 15 years। बच्चों को जितना प्रेशराइज करेंगे बच्चे उतना गलत परफॉर्म करेंगे, बच्चों को जितना खुला वातावरण देंगे बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। डोंट यूज शॉर्टकट्स।
शॉर्टकट्स यूज करेंगे, बच्चों को इनाम लगा दिया, चलो तुम्हें ये इनाम दिया जाएगा, तो बच्चे ने इनाम के चक्कर में जीत लिया कुछ ना। बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट करने तक हम लोग पहुंचा रहे या नहीं पहुंचा रहे। और सबसे मुख्य बात तो उस बच्चे की मति, उसकी स्थिति, उसकी मनस्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी आत्मस्थिति, ये सब हम एक लेवल पर लाकर रख रहे या नहीं रख रहे। छोटी छोटी बातें होती है, मैं आपको बताता हूं। हम लोग अभय की फिल्म दिखाने वाले हैं। ये जो अभय की फिल्म है, ये जब आप देखेंगे तो आप खुद हिल जाएंगे अंदर से। इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है। उस बच्चे के मन में जो भय बैठा है और उस भय को पोषित करने का काम भी उसके पियर ने किया है। उसको डरावनी चीजें दिखा दिखा कर वो किया गया। वो जब हम देखते हैं तो हम भी कांप जाते, इतनी सुंदर फिल्म बनी। लेकिन जब इस फिल्म को देखने के बाद भय का ज्ञान हुआ कि भय क्यों होता है, जब किसी चीज का ज्ञान हो जाता है, when we understand something from the root, the moment we understand that fear goes off. It's a beautiful thing to understand. अंधेरा क्यों होता है? प्रकाश का नहीं होना अंधेरा होता है। जिस क्षण अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन प्रकाश नहीं है उसको कहते हैं हम अंधेरा। उसी प्रकार जब तक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की लाइट अंदर जलती नहीं, वो बत्ती जब तक जलती नहीं, तब तक ये घटना घटती है कि मन में डर बना रहता है। फिर वो भूतों का हो या फिर छिपकली या कॉकरोच का हो। ऐसे कई बच्चे हैं, खास करके लड़कियां कॉकरोच से इतना ज्यादा डरती है, कांप जाती है कॉकरोच को देखकर। और उससे भी ज्यादा भय यदि किसी चीज का है तो वो है एग्जाम का। आप सब शिक्षाविद हैं और बच्चों से पूछिए एक दिन कि कितने बच्चों के पहले 5 मिनट 10 मिनट ब्लैंकनेस में चले जाते हैं। क्यों ब्लैंक हो गए? जैसे ही पेपर हाथ में आया एग्जामिनेशन के दिन, वो पेपर हाथ में आया, पेपर से नजर घुमाई और बच्चा ब्लैंक हो गया। आपको इतने सारे हाथ उठेंगे ऊपर, बस आपको ये भरोसा देना है कि मेरे पास चाबी है इसकी, मैं इससे बाहर निकालूंगा तुम्हें। लेकिन बाहर निकलने के लिए पहला काम यह करना पड़ता है कि मानना पड़ता है कि हां ये है, मेरे अंदर ये भय है। ये जिस क्षण हम पहली बात तो एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्टेंस ही उन बच्चों को भय से परे ले जाएगा। तो मैं चाबी दूंगा, मास्टर की दूंगा उस एग्जाम फियर से बाहर निकलने की, लेकिन पहले मानना होगा कि एग्जाम फोबिया है। फटाफट बच्चे हाथ ऊपर करते हैं। जैसे ही हम उनको विश्वास देते कि मेरे पास चाबी है, मैं तुमको चाबी दूंगा। मैं अभी आपको ये चाबी बता देता हूं, आप अपने बच्चों से ये बात करना। जब ये फिल्म आप दिखाएंगे ना बच्चों से, तो ये बात जरूर करना। आप ये बात यदि करेंगे इस फिल्म के बाद में, तो मैं कहता हूं ये लेसन जो है ना, फियर वाला लेसन, ये मिशन बन जाएगा, न केवल आपका, उन बच्चों का भी। एंड देन सी द रिजल्ट। मेरा दावा है, आई हैव वर्कड ऑन इट and I have researched on it. I have done my doctorate in child development and management from Pune University, and I keep on doing these kind of experiments because I love to experiment. And I must tell you one thing, that when we started with this experiment, the result of my 12th standard raised by 10.33% than 10th standard. 10वीं में बच्चों ने जितने मार्क लाए थे उसकी तुलना में 10% मार्क, 10.33% मार्क बढ़ गए 12वीं में। और ये एक साल नहीं हुआ, ये लगातार 3 साल हो रहा है। कैसे हुआ? हमने बच्चों से फियर के बारे में बात की। जैसे ही फिल्म दिखाई, हमने बात की उन बच्चों के साथ। ये सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनको जानो और उस तरीके से करो। जो भी टीचर ये काम करने वाला है, सबसे पहले उसको होमवर्क करना चाहिए। बिना होमवर्क के बच्चों के सामने मत जाना। ये फिल्म पहले खुद देखना, ये फिल्म देखने के बाद में ये चर्चा बच्चों से करना। आप ये सब हेम वर्चूज और हेम दिशा में हम लोगों को मिलेगा ही, लेकिन सबसे पहला जो अटैक होता है फियर का, जैसे ही कुत्ता आता है, जैसे ही कुत्ता हमारे ऊपर जंप करता है, वैसे ही हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बॉडी लैंग्वेज क्या है, बच्चों को इमेजिन करने को लगाइए, उसको ड्रामेटाइज करने को लगाइए, स्टेज पे बुलाइए, उनको बताइए कि क्या होता है।
खुद कुत्ता बनता हूं मैं, और मैं जंप करता हूं बच्चों के ऊपर, कुत्ते का रोल मेरे पास लेता हूं। और फिर जो अच्छा नाटक करने वाला बच्चा है, जो इस सिचुएशन को ठीक से प्रेजेंट कर सकता है, जिसका काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छा है, जिसका बॉडीली फिजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है, वो बच्चा इस नाटक को बहुत अच्छा करता है। ये बच्चा एकदम से पीछे जाता है। पीछे क्या जाता है? कोई बच्चा बोलता है कि मेरा सर पीछे गया, कोई बोलता है मेरा पैर पीछे गया, लेकिन ना सर पीछे जाता है ना पैर पीछे जाता है। पीछे जाता है तुम्हारा सीना। क्यों? झटका बैठता है तो पीछे पहले सीना जाता है। बॉडी को बैलेंस करने के लिए पांव पीछे जाता है। पांव नहीं पहले पीछे जाता है, पहले सीना पीछे जाता है, फिर पांव पीछे जाता है, और सीना गर्दन से चिपका हुआ है सर को, और इसलिए सर पीछे जाता है। पहले सर नहीं पीछे जाता, ना पैर पीछे जाते हैं, पहले सीना पीछे जाता है, क्योंकि द फर्स्ट अटैक ऑफ फियर हैपेंस ऑन द चेस्ट। चेस्ट में कहा? ऑब्वियसली लंग्स। लंग्स एकदम से आकुंचित हो जाते, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, तुम्हारे पूरे बॉडी की ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप डाउन होती है एक साथ। और जैसे ही वो ड्रॉप डाउन होती है, वैसे ही तुम्हारे मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्रेन में जा रहा है, और ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप डाउन हुआ कि आप ब्लैंक हो गए। आपको समझ में नहीं आया कि हाउ टू रिएक्ट। आपकी जो रिएक्शन उस समय में थी वो आपके हाथ में नहीं रही। When we understand this fear and the reaction, the moment we understand this, डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी यहां पर है, और उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों का ये सब हमको स्पेशली फियर पे बहुत ज्यादा बोला, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, लेकिन बहुत जरूरी है बच्चों को ये समझाना। और फिर यदि हमारे लंग्स पावरफुल है, यदि हमारे शॉक ऑब्जर्व्स लंग्स के पावरफुल है, तो हम फियर से बाहर निकल सकते हैं। तो इसको पावरफुल करने का क्या तरीका है? प्राणायाम और दीर्घ श्वसन। प्राणायाम में भी खास करके बच्चों को हम लोग सिखाते हैं भ्रामरी, उंगलियां कान में डाल के भ्रामरी करना, प्रणोच्चार, ओमकार का लंबा प्रणोच्चार, सांस को रोकना, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, और 3 प्रकार की कपालभाति। भस्त्रिका नहीं सिखाते हम उस एज में बच्चों को, भस्त्रिका बाद में सिखाएंगे, लेकिन 3 प्रकार की कपालभाति सामने देख के करनी है, वो है पृथ्वी तत्वीय कपालभाति। जो नीचे देख के करनी है वो है जल तत्वीय कपालभाति, और ऊपर मुंह करके करनी है वो है आकाश तत्वीय कपालभाति। ये 3 कपालभाति करवाते बच्चों से। और जिन बच्चों को इतना भी समय नहीं, यदि हमारे पास नहीं होगा ये सब सिखाने का समय, निकालना चाहिए लेकिन नहीं होगा, तो इतना बता दीजिए कि 10 लंबी सांस लेना और फिर पेपर देखना। 10 लंबी सांस लेते ही ऑक्सीजन ऊपर जाती है, और वो जो फियर है वो नीचे उतरती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन ऊपर चढ़ता है, वो ब्लैंकनेस बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन जो वो हो गया कि ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई ब्रेन की, इसलिए ब्लैंकनेस आया। ब्लैंकनेस इज रिजल्ट ऑफ दैट रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल। तो आप लंबी दीर्घ श्वसन से उसको ऊपर उठा सकते हैं, और जो 5 मिनट ब्लैंकनेस में और उसके आगे के 20 मिनट उस ब्लैंकनेस को ठीक करने में और उससे परफॉर्मेंस को गड़बड़ाने में जाते हैं, ये सारा उस डर का, उस फियर का परिणाम है। यदि आप अपने 10th के 12th के रिजल्ट्स ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हेमा फाउंडेशन के साथ जुड़ना होगा। हेमा फाउंडेशन का ये लेसन दिखाना होगा। मेरा दावा है कि 10th के और 12th के रिजल्ट्स ऊपर जाते हैं, क्योंकि बच्चा अंदर से स्थिर होने लगता है। सिर्फ फियर के बारे में नहीं होता ये। जब आप नेम प्लेट दिखाएंगे बच्चों को, वो जो पर्यावरण वाली जो बात, और वो जो मेहता जी है, वो जो अपने बगीचे में पौधे लगाए जा रहे, उसके साथ अपने पे एक एक दोस्त का नाम चिपकाए जा रहे हैं। ये फिल्म जब हमने बच्चों को यहां दिखाई, तो 3 बच्चे थे, बड़े प्यारे दोस्त थे तीनों। तो उन्होंने 3 पेड़ों को अपना खुद का नाम दिया कि ये मेरा, ये तेरा पेड़, ये तेरा पेड़। तीनों बेचारे पानी भी डालते थे। और पर्यावरण के लिए जो काम हमने किया, मैं आपको बता देता हूं एक्सपेरिमेंट क्या किया था। हमने पर्यावरण पर बहुत सारी चर्चा की बच्चों से, और बच्चों को पानी का भी महत्व समझाया। तो बच्चों को जब पानी का महत्व समझाया, तो बच्चों ने तय किया खुद होकर कि हम मेस में जब खाना खाते हैं तो आधा गिलास पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, वो हम लोग थाली के साथ में डाल देते हैं, पानी बह जाता है, नाली में चला जाता है, जबकि पीने का पानी जो है
वो आरओ से आया हुआ अच्छा पानी है। तो बच्चों ने आरंभ किया, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि हम लोग ये सारा पानी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो उनके लिए किटली वहां रख दी गई। तो वो जो आधा ग्लास पानी था वो किटली में डाल दिया करते थे, और किटली में वो पानी डालकर एंड में वो बच्चे उस किटली को उठा ले जाते और बाहर पेड़ों को वो पानी देकर आते। कितना अच्छा काम किया बच्चों ने। उनमें से ये 3 बच्चे जिन्होंने नाम दिया था नेम प्लेट, ये जो शॉर्ट फिल्म है, बहुत सुंदर शॉर्ट फिल्म बनी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। वो जो नेम प्लेट का फिल्म आया, हम लोगों ने दिखाया, ये सारा मैंने किया है यहां पर एक्सपेरिमेंट, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ। वो जो 3 बच्चे थे उसमें से एक बच्चे के पिताजी का ट्रांसफर हो गया और वो किसी और शहर में चले गए, तो स्वाभाविक रूप से वो बच्चा भी चला गया। और ये 2 दोस्त जो बचे, उनको उस दोस्त की बहुत याद आती थी। और फिर फ्रेंडशिप डे आया। जिस दिन फ्रेंडशिप डे था, मैंने देखा कि बहुत सारे पेड़ों में फ्रेंडशिप बैंड लगे हुए हैं। तो मैं जाकर के मैं अचंभित रहा थोड़ा कि ये क्या हो रहा है कि बच्चों ने फ्रेंडशिप बैंड लाया अपने घर से और पेड़ों को बांध दिए। तो मैंने बच्चों से पूछा कि ये क्या किया तुम लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि हमने नेम प्लेट जब देखा था ना, तो हमने अपने अपने दोस्तों के नाम इन पेड़ों को दिए हैं। जबकि प्लेट नहीं लगाई गई, लेकिन मन से नाम दे दिए। और मन से जब नाम दिए, तब हम लोगों ने इनको ही फ्रेंडशिप बैंड बांध दिए। जो हमारे दोस्त है, आज हमारा वो दोस्त हमारे साथ नहीं है, वो कहीं और है, लेकिन वहां पे उसने एक पेड़ को फ्रेंडशिप बैंड बांधा है और हमने उसके पेड़ को यहां फ्रेंडशिप बैंड बांधा है। इस प्रकार का भाव यदि बच्चों के मन में भर जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला कल जो है वो कुछ गड़बड़ होगा। हमारे बच्चों में ये भाव हम लोगों को भरना होगा। समय इतना कम है, मैं इतने एक्सपेरिमेंट करता हूं और इतने एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि दगड़ू जो फिल्म थी ना, वो सबसे पहले आई थी, मुझे पक्की याद है। वो सबसे पहली फिल्म आई और मैं तो दीवाना हो गया उस फिल्म का। आप लोग दगड़ू नहीं देखे होंगे तो आपको देखनी होगी फिल्म, आज ही देखनी होगी। ये दगड़ू फिल्म देखने के बाद में जो परिवर्तन आया बच्चों में, मैं आपको उसका एक अनुभव मेरा बताना चाहता हूं, फिर मैं रुक जाऊंगा और उसके पश्चात जो है हम थोड़ी चर्चा करेंगे, हम थोड़े प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आपके प्रश्न होंगे तो आप अपने चैट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं, ताकि बाद में मैं प्रश्नोत्तर जरूर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। ये जो दगड़ू फिल्म थी, ये दगड़ू फिल्म के पहले एक घटना घटी थी, वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। एक पिताजी अपने 2 बच्चों को लेकर एडमिशन करने आए थे हॉस्टल में। जैसे ही वो अंदर आए, मेरे सामने तीनों बैठे, दोनों बच्चे और पिताजी। और पिताजी ने बच्चे के सामने ही कह दिया कि देखो, मेरे दोनों बच्चों को आप एडमिशन देने वाले होंगे तो मैं बच्चों को यहां छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो मैं देखता रहा उनके पास कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, जब इनके ही मन में शंका है कि हम एडमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? तो बोले, मैं आपको सच सच बता देता हूं, आपसे क्या छुपाना है। मैं बता देता हूं आपको कि ये जो बच्चा है ना, छोटा वाला, बहुत होशियार है, लेकिन ये जो बड़ा वाला है ना, कुछ नहीं आता। हम तो माथा पटक पटक के माथा फूट गया, लेकिन इसको मैथ्स नहीं आता। लेकिन आप इसको रखेंगे तो ही छोटा वाला हम यहां रखेंगे, ये बहुत होशियार है, आपका नाम निकालेगा। तो मैंने कहा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, वो भी बच्चों के सामने। मैंने उनको समझाया, बच्चों को बाहर बैठाया, उनको समझाया कि बच्चों को ऐसा लेबलिंग मत करो। मैं तो बच्चों को एडमिशन देता हूं तो उनसे ऐसी बात करता हूं कि तुमको इंटरेस्ट कौन सी चीज में है। यदि खेल में इंटरेस्ट है तो उसको खेल में आगे बढ़ा देता हूं। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी जो हॉवर्ड गार्डनर की है, वो ये कहती यही है कि कोई भी एक इंटेलिजेंस हो बच्चे के अंदर, तो उस एक इंटेलिजेंस के माध्यम से हम बाकी इंटेलिजेंसेस, फिर मैथमेटिकल एनालिटिकल इंटेलिजेंस हो या उसका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ऊपर उठा सकते हैं। बाकी 6 इंटेलिजेंस की चर्चा हम अपने स्कूल में करते ही नहीं है, हम केवल 2 पैरामीटर लेकर बैठे हैं। फॉर्चुनेटली नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें बाकी पैरामीटर्स आए हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे होता है इस पे निर्भर करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीसीई, जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जो स्कीम आई थी, दैट वाज इन्वेंटेड बाय दिस पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू। मेरे स्कूल में इसके एक्सपेरिमेंट हमने किए, and then I was called for one presentation at Delhi in Quality Council of India, where NCERT and CBSE chairmen were present, and I presented that because I was given 6 minutes time. And when they asked me questions, they started asking me questions. 6 मिनट का प्रेजेंटेशन पे 20 मिनट आंसर किया मैंने। और फिर बाद में आयोजकों ने बोला कि डॉक्टर मालपानी रुकेंगे, आप लोग थोड़ा सा
धैर्य धरे, बाकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होके प्रोग्राम खत्म होने के बाद में देन रेस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी आंसर्ड बाय क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय डॉक्टर मालपानी। तो मैं बाद में ऊपर गया, सारा सभागृह वहीं रुका रहा और 45 मिनट तक मैंने ये स्कीम वहां एक्सप्लेन की। उसके अगले साल सीबीएसई ने उसको इंप्लीमेंट किया। हम लोगों ने पहले 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम था, फिर 7 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम आया। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं वो हमने बार बार जाके प्रेजेंट किए वहां पर। इसमें हम केवल 2 पैरामीटर्स लेकर चलते हैं, बच्चों का मैथमेटिकल एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है और बच्चों का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है। बस इस पर ही हमारा सारा स्कूलिंग चलता है। बाकी 6 इंटेलिजेंस पर हम बात नहीं करते। स्पेशल इंटेलिजेंस कहां बात होती है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल भी बात नहीं करते हम, लेकिन हमारे स्कूल में इस पर हम बात करते हैं। तो मैंने वो पिताजी को समझाया कि लेबलिंग मत करो। मैंने खेल भी बताया उनको कि हमने हमारे विद्यालय में एक खेल खेला था, बच्चों के माथे पर लेबल लगाए गए। किसी के बच्चे पर लगाया गया सचिन तेंदुलकर, किसी को लगाया गया लता मंगेशकर, किसी को क्या बहुत सारे लेबल लगाए थे। और खेल ऐसा था कि बच्चे दूसरे का माथे का लेबल देख रहे हैं। मेरे माथे पे क्या लगा है मुझे पता नहीं है, और मुझे उस व्यक्ति से, सामने वाले लड़के लड़की से बात ऐसी ही करनी है जैसे कोई वो व्यक्ति ही मेरे सामने आई, और उससे वैसी ही बात करनी है, लेकिन नाम नहीं लेना है। ये नहीं कहना है कि लता दीदी आप बहुत अच्छी गाती है, ऐसा नहीं। आप बहुत अच्छा गाती है, आप गान कोकिला है, आप इस उम्र में भी 18 साल की लड़की का आवाज निकालती है, आपका वो गीत मेरे वतन के लोगों हमें बहुत पसंद आता है, आप भारत रत्न, ऐसा जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन नाम नहीं लेना है और पहचानना है कि मैं कौन हूं। 15-20 मिनट खेल चला, बच्चों ने पहचाना, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं जिस बच्ची के माथे पर ऐश्वर्या रॉय का लेबल लगा हुआ था ना, वो जो लड़की थी वो 15 मिनट के अंदर ठुमकते चलने लगी। वो अपने बालों को झटका देती थी, गर्दन को झटका देती थी, हाय हेलो करती थी। बड़ा जबरदस्त कॉन्फिडेंस उसके अंदर मुझे नजर आ रहा था। क्या कारण था इस कॉन्फिडेंस का? इस कॉन्फिडेंस का एकमात्र कारण था कि मिलने वाला हर बच्चा और हर लड़की उसको यही बोल रहे थे कि तू बहुत सुंदर है, तू विश्व सुंदरी है, तेरी केशभूषा कितनी सुंदर, तेरी वेशभूषा कितनी अच्छी, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है। सुनते सुनते 15 मिनट में उस बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल अप होता चला गया, सीना तान के चलने लगी, और गजब का कॉन्फिडेंस मैंने उसमें 15 मिनट में देखा। उसी समय जिस बच्चे के माथे पे लालू नाम का लेबल हमने लगाया था, 15 मिनट में वो बच्चा पता नहीं कहां गायब हो गया। हमने ढूंढ के निकाला, वो एक खंभे के पीछे छुप कर देख रहा था क्या चल रहा है। मैं उसके पास गया, उसकी पीठ से हाथ घुमाया, मैंने बोला बेटा क्यों नहीं खेल रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि ना आपने सबको बहुत अच्छे अच्छे लेबल दिए और मुझे जानवर का लेबल दे दिया। मैंने कहा जानवर का? पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें भी अच्छा लेबल दिया। वो कहता है नहीं, मिलने वाला हर बच्चा हर बच्ची मुझे यही पूछता है कि तुमने चारा खाया, तुमने चारा खाया। 15 मिनट का लेबल यदि ये परिणाम करता है, तो वो पिता जो मेरे सामने बैठे थे और अपने बच्चे के माथे पर लेबल लगा रहे थे कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता जी, कुछ नहीं आता, मैंने पिताजी को समझाया कि इस बच्चे को छोड़ के जाइए आप, हम प्रयास करेंगे। दोनों बच्चे रह गए। वो जो छोटा वाला था वो 15 दिन में होमसिक हो गया, तो उसको हमने वापस भेज दिया, और बड़ा वाला जाने को राजी नहीं था, वो रह गया। और रोज उठ के उसकी कंप्लेंट आती थी कि आज इसने पेपर बॉल फेंका पीछे से, इसको एक बड़ी विद्या, उसका वो महारथी था। कौन सी विद्या? तो वेंटिलोकिज्म जो होता है ना, बिना ओठ हिलाए आवाज निकालने की विद्या उसको अवगत थी। वो बिना ओठ हिलाए अलग अलग तरीके की आवाजें निकालता था और पता नहीं चलता था कि आवाज कहां से आ रही है, और शिक्षक परेशान थे, रोज उठकर मुझे कंप्लेंट आती थी। तो मैंने हमारे स्पोर्ट्स के एचओडी को बुलाया और मैंने कहा कि इस बच्चे को डबल वर्कआउट दो, इसको सुबह में 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, टोटल 3 घंटा इसने फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, रगड़ो इसको। तो उसको सुबह जल्दी उठाना पड़ता था, 6 बजे उठा के उसको मैदान पे ले जाना। अब वो हॉस्टल में जितने भी लोग थे वो परेशान हो गए कि ये उठता ही नहीं, क्या करे, उसको कैसे वैसे उठा के और मैदान पे ले जाते थे। फॉर्चुनेटली हुआ यूं कि उस बच्चे का उस साल
इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए स्कूल की टीम में, बास्केटबॉल की टीम में उसका सिलेक्शन हो गया। मुझे जब पता चला तो मैंने उसको बोला कि बेटा तेरे हाथ में तो अब स्कूल की इज्जत है, तो जीतेगा तो स्कूल को मेडल आएगा, नहीं तो क्या होगा अपना। तो उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत अच्छा खेल रहा था, कद भी अच्छा था उसका। और वो इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट मैचेस हमारे ही स्कूल में उस साल हुई, तो मैं देखने गया और ये बच्चा खेल रहा था। उसका वो सारा कॉन्फिडेंस देखकर मैं भी अचंभित था। और हमारी जो टीम थी वो ऐसी जीत रही थी कि 52-2, हमारे 52 गोल होते थे, सामने वाले के 2 गोल होते थे। इस टाइप से वो जीत रहे थे। वो जीत गए और उसका जोनल लेवल पे जाना था। तो मैंने उस बच्चे को फिर बोला कि देखो बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब उसको कैप्टन बनाया गया था। जब वो कैप्टन बना तो जिस बच्चे को उठाकर हमको लेके जाना पड़ता था, वो बच्चा अब सबको उठाकर लेके जाने लगा। वो पीछे पड़ता था बाकी लोगों के। फिर हुआ यूं कि जब जोनल में गए और वहां पर भी जीत के आए, तो मैंने स्कूल में बोल रखा था कि आते ही असेंबली में उनका सत्कार करना। सत्कार हुआ, फेलिसिटेशन हुआ। मैं दोपहर को गया था स्कूल, तो मैं क्लासरूम में चला गया और क्लासरूम में मैंने देखा कि सबसे आगे के बेंच पे बैठा है। तो मैंने मैडम से पूछा, मैडम आज भी गड़बड़ हो गई क्या? क्योंकि आगे बैठता था ये तभी जब टीचर उसको पनिशमेंट देते थे, बाकी तो सबसे पीछे बैठने वाला ये लड़का। जब ये आगे बैठा हुआ तो उस मैडम ने मुझे कहा कि नहीं सर, जब से ये डिस्ट्रिक्ट जीते हैं ना, तब से आगे आके बैठने लग गया। और फिर उसके बाद और एक चीज हुई। जब ये जोनल से आए तब मैंने बोल के रखा था कि इनका बहुत भव्य दिव्य सत्कार करना यदि जीत के आते हैं। वो जीते और अब स्टेट से जब वो नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए, तो जब उनकी गाड़ी अंदर आई तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको बोल के रखा था पहले कि आज तुझे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो बड़े खुशी के साथ में सिक्योरिटी गार्ड ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। आगे जो माली था उसने गार्डन से एक फूल लाके उसको दिया कि बेटा मैं कभी फूल नहीं तोड़ता हूं, लेकिन आज तेरे लिए, क्योंकि तू नेशनल रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जब वो मेस में गया खाना खाने, तो मेस के मैनेजर ने उसके लिए गुलाब जामुन की कटोरी लाई, उसको गुलाब जामुन खिलाए। उसने कहा आज बाकी किसी को स्वीट नहीं, बस तेरे लिए स्वीट बनाया आज। उसको इतना प्राउड फील हुआ। और उसके पश्चात असेंबली में उसका सत्कार हुआ। मैंने उसका सत्कार किया और फिर मैंने बोला उसको कि बेटा देख, तूने ये ऐसा काम करके दिखाया है कि हम सब लोग तेरे ऊपर बहुत गर्व करते हैं। उस दिन उस बच्चे के माथे पे जो लेबल लगा हुआ था ना, वो लेबल हमने निकाल दिया। वो आत्मविश्वास से भर गया बच्चा। जब दगड़ू फिल्म उसने देखी तो इस प्रकार का आत्मविश्वास बच्चे के अंदर भरा कि मैं भी कुछ करके दिखाता हूं। और इस प्रकार जब बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भर जाता है तो मैथमेटिक्स में भी अच्छे मार्क आ गए, क्योंकि आगे के बेंच पर बैठकर वो फोकस करने लग गया। हम लोग आने वाले दिनों में ये सारे उपक्रम जो चलाने वाले हैं, उन उपक्रमों के साथ में हम लोग जिज्ञासा, आत्मविश्वास, आशा, स्वच्छता, संस्कृति, परोपकार, आत्मिक आनंद की बात करेंगे। वो अठन्नी की खुशी अद्भुत फिल्म है, अद्भुत फिल्म है। इतना समय नहीं कि मैं हर फिल्म के साथ जुड़े अपने एक्सपेरिमेंट्स बताता आगे बढ़ूं, लेकिन ये जो लेसन्स है वो लेसन्स केवल दिखाने के नहीं है। इसलिए मैंने अपने टॉपिक का नाम रखा लेट द लेसन बी द मिशन। ये हम लोगों का मिशन बने कि हम बच्चों का मन स्थिर करें, उनको संस्कारवान करें। शील विदय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। हम लोगों को इस नैतिक आधार के साथ में, इस जीवन मूल्यों की शिक्षा के साथ में हम लोग अपने बच्चों को अलग नजरिए से देखें, उनको अपने हृदय में ले आए, उनके हृदय में हम चले जाए। और उसके लिए इन फिल्मों का उसके बाद जो 2 हफ्ते हम लोगों को बच्चों के साथ बातचीत करनी है, उस बातचीत का जब उपयोग उस काम के लिए करेंगे तो ये लेसन न केवल हमारी मिशन बनेगी, ये लेसन उस बच्चे के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ले आएगा कि बच्चा जिंदगी भर आपको याद रखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते करते मेरे स्कूल के बच्चे, मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि बॉम्बे के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, पुणे के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, मेरे बच्चे वहां पे डॉक्टर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और यदि कभी कुछ हो गया, मुझे हो भी गया था एक बार, और मुझे हिंदुजा अस्पताल में बॉम्बे में एडमिट करवाया गया था, मेरे 3 बच्चे रात दिन डॉक्टर मेरे पास बैठे रहे, हिले नहीं।
ये कमाया मैंने अपने जीवन में, ये मिशन बने हमारा, इससे बड़ा और कुछ काम नहीं हो सकता। हमारे बच्चे राम जैसे बने, हमारे बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे बने, ये मिशन हो हमारा। और इस मिशन में हेमा फाउंडेशन की ये फिल्में हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट करती है, हमें ऐसा कंटेंट देती है कि हम लोग अद्भुत बच्चों के अंदर परिवर्तन देखते हैं। आइए इस मिशन के साथ जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने बच्चों के विजय के लिए कृत संकल्प होते हैं। नमस्कार। आपके प्रश्नों के उत्तर देने में मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी अल्पमति से जितना दे पाऊंगा उतना दे पाऊंगा, लेकिन मुझे मजा आता है जब डायलॉग नहीं हो तो मजा नहीं आता है, डायलॉग होना चाहिए। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये होगा। तो आइए कुछ प्रश्नोत्तर जरूर देखते हैं। थैंक यू संजय भैया। दिल से आपके लिए पंक्तियां कहने को दिल कर रहा है कि जल में निर्मलता और चंदन में शीतलता हमने देखी है। जल में निर्मलता और चंदन में शीतलता हमने देखी है, सागर में गंभीरता और पर्वत में अटलता हमने देखी। यूं तो हर एक में कोई ना कोई विशेषता जरूर छुपी होती है, पर ये सारी की सारी विशेषताएं हमने आप में देखी है। तो इतने सर्वगुण भैया को हमारे बीच पाकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू भैया। और आप सभी शिक्षाविदों, जिज्ञासुओं से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आप लोगों के मन में सवाल हो, जिज्ञासाएं हो, संजय भैया आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। वो खुद भी उत्सुक है और हम सब भी उनसे सवाल, आप लोगों के सवाल और उनके जवाब सुनने को उत्सुक रहेंगे। इस बीच में एक छोटा सा हम आपको हेम वर्चूज के बारे में बताना चाहेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ विदुषी डागा को कि कृपया हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन कि इससे हम किस तरीके से सरलतम विधि के साथ जुड़ सकते हैं, हम अपने आप को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या स्कूल को या ऑर्गेनाइजेशन को हम इजी स्टेप में किस तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो प्लीज हमें बहुत सिंपल वे में समझाए विदुषी जी डागा। और तब तक आप अपने सभी सवाल और जिज्ञासाएं चैट बॉक्स में लिखते रहिए, हम वापस से संजय भैया के साथ कनेक्ट होते हैं। थैंक यू अनीता भाभी। संजय भैया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। रियली इतना ब्यूटीफुल सेशन और सुन के इतना मजा आया। मेरे बच्चे इधर ही बैठे हैं एकदम मेरे बगल में और सुन के वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पर हम हेम वर्चूज से कैसे जुड़े वो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये लाइव दिखाना चाहूंगी। जब तक आई रिक्वेस्ट कि जितने टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनके पास कोई भी क्वेश्चन हो संजय भैया के लिए, आप प्लीज चैट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है। आपको टाइप करना है गूगल पर जाकर hemvirtues.com, HEMVIRTUES.com। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे एड्रेस बार पे, आपके लिए ये सिंपल सा स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं या फिर कौन से 9 वैल्यू हम आपको सिखाने वाले हैं, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही आप यहाँ आए, सबसे पहले आपको बटन दबाना है रजिस्टर नाउ। अगर आप स्कूल है तो यहाँ दबाइए, स्टूडेंट है तो यहाँ, अगर आप टीचर अध्यापक है तो यहाँ, और अगर आप कोई NGO या कॉर्पोरेट है तो यहाँ दबाइए। सिंपल। यहाँ पर आपको नीचे पूरे हमारे इवेंट्स के डेट्स दिए गए हैं, जहां पर आप कैसे ये इवेंट फ्लो होगा और कैसे ये आगे जाएगा, ये पूरा एग्जैक्टली मौजूद है। ओके, जो हमारे 9 मूवीज हैं ये भी हमारा पूरा यहाँ दिया गया है, 9 वैल्यूज। और जितने हमारे साथ फैकल्टी जुड़े हुए हैं जो बच्चों को सिखाएंगे, उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो जैसे ही आपने रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक किया और आपने एज अ स्कूल रजिस्टर किया, आप जैसे ही ये स्कूल की डिटेल्स डालेंगे, आपका एडमिन पैनल खुल जाएगा। एडमिन पैनल खुलने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर हो, तो आप सिंपल वहां पर एक एक्सेल शीट अपलोड है, उसे एक्सेल अपलोड कर दें और ऑटोमेटिकली आपके विद इन 24 आवर्स वेरिफिकेशन के बाद सारे बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं एज इन अ सिंगल स्टूडेंट, तो सिंपल आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टैंडर्ड, सिटी नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर करना है, ठीक है।
आपको कोई भी दिक्कत हो तो नीचे फुटर में हमारे नंबर और हमारा ईमेल आईडी आपके लिए हमेशा दिया हुआ रहेगा। नाउ लेट्स से आपने रजिस्टर कर दिया। अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपको यहाँ पर जाके दबाना है साइन इन। जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आपको दबाना है साइन इन। जैसे ही आप साइन इन दबाएंगे, जैसे कि आप जैसे कैसे फेसबुक में हमारा एक वॉल होता है या लिंक्डइन में एक प्रोफाइल होता है, वैसे ही यहाँ पर आपका एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड पे आप जैसे ही आएंगे, सबसे फर्स्ट आपको एक चिल्ड्रन बिलीफ सर्वे दिया हुआ है। ये फीलिंग वाइन्स और हेमा फाउंडेशन की तरफ से है, जो आपको सॉल्व करना रहेगा। आपको सिर्फ बटन दबाना है स्टार्ट, और जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाएंगे आपके सामने 10 प्रश्न होंगे और उनके 4 जवाब। जैसे कि हम कैसे कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, वैसे आपको सिर्फ एक जवाब सिलेक्ट करना है और फिर आपको दबाना है बटन नेक्स्ट। सिमिलरली एक जवाब एंड नेक्स्ट। ऐसे करते करते जब हम आगे जाएंगे तो आपको 10 मिनट में आपका चाइल्ड बिलीफ सर्वे फिनिश हो जाएगा। अब आते हैं हम टॉपिक पे। हमारा फियरलेस वीक 1 स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर वीक 1, वीक 2 और वीक 3 जैसे कि हमें हर टॉपिक के लिए, हर वैल्यू के लिए 3 हफ्ते दिए जाएंगे और हर हफ्ते नए टास्क दिए जाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर फियरलेस वीक 1 दबाया तो सबसे पहले आपको एक सर्वे फॉर्म दिया गया है। ये सर्वे फॉर्म हमें बताएगा कि कोर्स शुरू होने के पहले आपका क्या परसेप्शन है, एज इन क्या आपको कैसे डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे आपको सिमिलरली 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको बस नेक्स्ट बटन दबा के सॉल्व करना है। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर वीडियोस भी दिए गए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो, एज इन अभय का जो पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो ये आपको दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि पिक्चर देखने के पहले आप हमें एक जस्ट छोटा सा एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि हमें पता चले कि आपको पिक्चर देखने के पहले व्हाट इज द परसेप्शन दैट यू आर होल्डिंग, मतलब आपकी क्या मनःस्थिति है। जैसे ही आपने ये कर दिया उसके बाद यहाँ पर आपको पिक्चर देखना है और फिर आफ्टर एमसीक्यू सॉल्व करना है। वो करने के बाद जैसे ही हमने ये पूरा सारा हमारा चीज कर दिया है, इसमें आपको सेकंड स्टेप जो है वो है प्रैक्टिकल्स सॉल्व करना। यहाँ पर आपको सभी को दिख रहा होगा, तो मैंने क्विज किया, फिर मैंने वीडियो देखा, फिर अभय मूवी के पहले मैंने एक एमसीक्यू सॉल्व किया, मूवी देखी, मूवी देखने के बाद एक और एमसीक्यू सॉल्व किया, फिर यहाँ पर मैंने जो अलग अलग मूवीज जैसे हीलिंग फ्रॉम रियल स्टोरीज, ये भी बहुत सुंदर है, आपको जरूर देखना है, इससे बहुत सीख मिलती है। और एंड में इस मूवी के आधार पर जो एमसीक्यूज है ये दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें ताकि थोड़ा फन ऐड हो। तो जब हम प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह के प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, जैसे कि कैन पजल। ये जापान में यूज होने वाला बहुत अच्छा पजल है, जिसमें आपके मैथ्स और आपके फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से शूट अप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको प्रैक्टिकल दिया गया है इसे आपको देखना है, देखने के बाद आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने देख लिया, इसको सॉल्व किया और फिर मैंने यहाँ पर फाइल अपलोड कर दी। जैसे ही मैंने फाइल अपलोड कर दी आपका दूसरा प्रैक्टिकल भी खुल जाएगा, जैसे कि ये है स्क्रैम्बल। अब यहाँ पर मैंने स्क्रैम्बल सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसकी फोटो खींची और फिर मैं इसे यहाँ पर अपलोड कर दूंगी। सिमिलरली आपको अलग अलग टास्क दिए जाएंगे जो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग और रोचक होंगे। ठीक है, ये होंगे हर हफ्ते अलग अलग टास्क। अब जो थर्ड वीक है, एज इन अब हम जब थर्ड वीक में जाएंगे, फियरलेस वीक 1 सेम रहेगा, वीक 2 सेम रहेगा, लेकिन थर्ड वीक में एक छोटा सा सर्टिफिकेशन रहेगा, जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने क्या क्या सीखा है, हमारे फियरलेस से आपने क्या क्या सीखा है। राइट, और ये सब फिनिश होने के बाद मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा
एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जितना हमारा सब चीज फिनिश हो जाता है, आपको यहाँ पर हर जगह पॉइंट्स मिलते जाते हैं। तो आप जितने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आप जितने प्रैक्टिकल सबमिट कर रहे हैं, हर एमसीक्यू के लिए आपको 1 पॉइंट मिलता है और हर प्रैक्टिकल के लिए आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो इसी तरह आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपने कितना सॉल्व किया है और आपका क्या प्रोग्रेस रहा है। और अगर आप चाहें तो आप अपने दोस्तों को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। सिंपल, जब आप इन्हें इनवाइट करेंगे तो वो भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल माय टीचर्स एंड ऑल माय स्टूडेंट्स टू प्लीज ज्वाइन इन द प्रोग्राम। एज डॉक्टर मालपानी हैज सेड, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हमारे कितने स्कूल्स जो भी यूज कर रहे हैं, उनके बच्चों में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इट इज mind blowing. So I request all of y'all to please go on himvirtues.com and then join the program. Thank you. थैंक यू सो मच विदुषी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों के सवाल आए। विदुषी, आप चैट हैंडल कर रही हैं? हाँ, मैं देख रही हूँ। तब तक मैं हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि जी उपस्थित हैं। महेश्वरी समाज जयपुर संपूर्ण देश में अपने सामाजिक समन्वय एवं उत्थान तथा शैक्षणिक कार्यों के लिए विशिष्ट स्थान रखता है और महेश्वरी स्कूल्स के संचालन का कार्य यह संस्था बखूबी कर रही है। उसी संस्था के पुरोधा एवं ख्यातिनाम हस्ती महेश्वरी समाज जयपुर के अध्यक्ष, महेश्वरी इंटरनेशनल के चेयरमैन और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रदीप जी वायती से निवेदन करती हूँ कि संस्कारों की इस यात्रा में आप हमें अपना मार्गदर्शन दें। प्रदीप जी, एक बार अनम्यूट कर दीजिए अपने। अनम्यूट करना रहेगा आपको प्रदीप भैया।